अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ियाउल हक वो मर्द हक हैं जिन्होंने रशिया को अफगानिस्तान से मार भगाया, जिन्होंने राजीव गांधी को लाइव क्रिकेट मैच के दौरान धमकी दे के एक बड़ी जंग को टाल दिया था। जी हाँ, वही ज़ियाउल हक जिन्होंने पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दिया। आज 2022 में हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ज़ियाउल हक एक बेहतरीन हुक्मरान थे या बदतरीन, और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हमारी नस्लों पर किसने एहसान किया और किसने जुल्म किया। भुट्टो साहब ने 7 सीनियर जर्नलों को बाईपास करके ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था। भुट्टो साहब को ये लगता था कि ज़ियाउल हक इंतहाई ताबेदार हैं। उसकी वजह ये है कि ज़ियाउल हक खुशामद, ताबेदारी, इनकसारी में इतने ताक थे कि बाज़ औक़ात तो भुट्टो साहब उनको इंतहाई गिरे हुए अल्फाज कहते थे, लेकिन ज़ियाउल हक बुरा मनाने की बजाय मुस्कुराते रहते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अक्सर भुट्टो साहब ज़ियाउल हक को बंदर कह के बुलाते थे, लेकिन ज़ियाउल हक किसी भी बात का गुस्सा नहीं करते थे। शायद वो अपने आर्मी चीफ बनने का इंतज़ार कर रहे थे। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान को हटाया जा रहा था तो इमरान खान ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी कि मुझे भुट्टो मत समझना, और ना ही ये भुट्टो वाला ज़माना है। अगरचे इसके बावजूद उनकी हुकूमत गिर गई। इमरान खान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल साजिश थी या नहीं थी, लेकिन ये हकीकत है कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली साजिश हुई थी। भुट्टो साहब ने 1972 से 1974 के दौरान रशिया के 2 दौरे किए थे। इन 2 दौरों में रशिया के साथ भुट्टो साहब ने ट्रेड बढ़ाने, थर्मल बिजली के प्लांट्स लगाने, कराची में स्टील मिल लगाने और सबसे अहम सीटो और सेंटो के मुआहदों से निकलने का वादा किया था। याद रहे, ये वो वादे हैं जिनके तहत पाकिस्तान अयूब दौर में अमेरिका का अलाय बन गया था। ये खबर अमेरिका के लिए एक बॉम्ब की तरह थी कि उसका एक इत्तेहादी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। दूसरी तरफ जब रूस ने अफगानिस्तान का कसद किया तो अमेरिका को ये डर लगने लगा कि कम्युनिज्म शायद सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया तक फैल जाएगा। अमेरिका को कम्युनिज्म से इंतहाई सख्त नफरत थी, क्योंकि कम्युनिज्म के गलबा पाने पर रशिया का सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में गलबा हो जाता, और ये अमेरिका को किसी तौर पसंद नहीं था। दूसरी तरफ रूस की तमाम चालें निशाने पर थी, लेकिन उसे ये हरगिज नहीं पता था कि पाकिस्तान से भुट्टो को भी हटाया जा सकता है। अमेरिका को रूस का मुकाबला करने के लिए खित्ते में एक ताकतवर इत्तेहादी की जरूरत थी, और वो ताकतवर इत्तेहादी सिर्फ पाकिस्तान था। लेकिन पाकिस्तान में भुट्टो था, और भुट्टो किसी भी तरह डिक्टेशन लेने वाला लीडर नहीं था। इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि यहाँ मार्शल लॉ लगवाया जाए और कोई ऐसा शख्स लाया जाए जो कि अमेरिका की ताबेदारी भी करे और फर्माबरदारी भी। और इसके लिए ज़ियाउल हक इंतहाई परफेक्ट इंसान थे। ज़ियाउल हक ताबेदार भी थे और ताकतवर भी थे। चनाचा अमेरिका ने इस ग्रेट गेम पर काम शुरू कर दिया। सामईन, भुट्टो साहब अपने कुछ फैसलों की वजह से अवाम में गैर मकबूल हो चुके थे, और दूसरी तरफ लोग बांग्लादेश के अलहदा होने का जिम्मेदार भी भुट्टो साहब को समझते थे। लेकिन भुट्टो साहब के इक़्तिदार में आखिरी कील तब ठुकी जब तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर एक कॉमन नेशनल अलायंस बना लिया, जिसे पाकिस्तान नेशनल अलायंस या उर्फ़े आम में 9 सितारे भी कहा जाता है। ज़िया साहब ने इसकी प्रॉपर पुश्तपनाही की और उनको सपोर्ट किया, और बाद में हालात की खराबी का बहाना बनाकर वो इक़्तिदार में आ गए और माशाल्लाह लगा दिया। शुरू में उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ 3 महीने के लिए इक़्तिदार में आए हैं और उसके बाद वो इलेक्शंस करवा देंगे, लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाला अरसा ज़ियाउल हक का रहा, यानी 11 साल। नाज़रीन, इमरान खान और भुट्टो में बहुत सारी मुमासलतें मौजूद हैं। उन दोनों के हामी ये कहते हैं कि उन्हें रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और आज़ाद खारजा पॉलिसी को लेकर चलने पर निकाला गया। ज़ियाउल हक ने अमेरिका की शहर पर अफगानिस्तान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये जंग अमेरिका की जंग थी, हमारी जंग नहीं थी, लेकिन इक़्तिदार को तूल देने के लिए और पैसे के लालच में हमने ये जंग लड़ी, और इस जंग ने आने वाली कई नस्लों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में पहली दफा हीरोइन आम हो गई। नशा, चर्स, क्लाशनकोफ कल्चर, कत्लो गारत, फिरका वारियत, ये सब चीजें पाकिस्तान में ज़ियाउल हक दौर की ही पैदावार हैं। ज़ियाउल हक के हामी उन्हें एक इस्लाम पसंद हुक्मरान के तौर पर जानते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये आइडिया उन्हें अमेरिकन ने दिया कि अगर अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हो या अफगानिस्तान में होने वाली अमेरिकन जंग को पाकिस्तानी अवाम से अप्रूव करवाना चाहते हो तो मजहब का लिबादा ओढ़ लो। ज़ियाउल हक ने
ऐसा ही किया। ज़ियाउल हक ने सबसे पहले पार्लियामेंट का नाम तब्दील करके मजलिस शूरा रख दिया। मजलिस शूरा के तमाम अरकान का काम सिर्फ और सिर्फ ज़ियाउल हक के अहकामात की तौसीक करना था। और मज़े की बात यह है कि ये मजलिस शूरा मुंतखब भी ज़ियाउल हक ही किया करते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद सफदर इसके चेयरमैन थे। ये एक रबर स्टैम्प मजलिस शूरा थी और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ज़ियाउल हक को प्रोटेक्ट करना था। पूरे मुल्क में शिद्दत पसंदी नफरत के बीच बोए गए मुखालफीन पर झूठे इल्जामात, उनको कैदोबंद की सऊबतें और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट किया, जिसने अगले 10 से 15 सालों में कराची को जहन्नुम बना दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ज़ियाउल हक ने एक काम बहुत अच्छा किया। उन्होंने मुल्क से वफादारी की और भुट्टो के एटमी प्रोग्राम जो कि वो शुरू कर गए थे उसको जारी रखा। हालांकि वो अमेरिका के इत्तेहादी थे और अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान ये प्रोग्राम बंद करे, लेकिन ज़ियाउल हक मुस्तकिल उनको ये बताते रहे कि हमारा एटमी प्रोग्राम है ही नहीं। हत्ता कि अमेरिकन ओहदेदार वर्नन वॉल्टर ये कहने पर मजबूर हो गए कि या तो ज़ियाउल हक बहुत ही मासूम है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, और या वो इंतहाई चालाक मुहिब्बे वतन झूठे हैं जो कि इतनी आसानी से ये सारी बातें छुपा जाते हैं। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान का पहला स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया और उन्हीं ने पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट बद्र 1 खला में भेजा। याद रहे कि जनरल ज़ियाउल हक एटम बम बनाने से इनकारी थे दुनिया की नज़र में, लेकिन पहली दफ़ा जब उन्हें इत्तला मिली कि इंडिया और इसराइल पाकिस्तान पर मिलकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक साथी मुनीर अहमद खान की मदद से इंडियंस को एक पैगाम भेजा कि हम एटम बम बना चुके हैं और अगर आपने कोई एडवेंचर किया तो 2 मुल्कों के दरमियान एक जोहरी जंग छिड़ सकती है। और उसके बाद इंडियंस पीछे हट गए और इसराइल को भी मजबूरन वापस जाना पड़ा। जहां एक तरफ ज़ियाउल हक ने रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त दी और उन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत बनाया, तो दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान में इस्लाम का सख्त गलत इस्तेमाल किया। ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान और इंडिया के हालात और ताल्लुकात इंतहाई ख़राब थे। राजीव गांधी को ये यकीन था कि ज़ियाउल हक खालिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। एक मौके पर इंडिया ने अपनी तमाम फौजें पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगा दी और तकरीबन जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। इतने टेंस माहौल में ज़ियाउल हक इंडिया पहुंच गए और एक मैच के दौरान राजीव गांधी को तारीखी कलमात कहे, और ये कलमात कोई हवा में नहीं है बल्कि उस वक्त राजीव गांधी के एडवाइज़र बेहरा मेनन इसकी तस्दीक करते हैं। वो ये कहते हैं कि राजीव गांधी ने कोई बहुत अच्छे तरीके से ज़ियाउल हक का इस्तकबाल नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक मजबूत मुस्कुराहट। लाइव मैच के दौरान ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को कहा कि दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी और वो सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी। मैं अपने मुल्क जाऊंगा और अगर तुम्हारी फौजें बॉर्डर से ना हटी तो मैं सिर्फ एक हुक्म दूंगा, फायर। पाकिस्तान में मुसलमान ख़त्म भी हो गए, पाकिस्तान सफ़ा हस्ती से मिट भी गया तो मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन अगर इंडिया सफ़ा हस्ती से मिट गया तो शायद पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। राजीव गांधी डर गए और जंग का ख़तरा टल गया। ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1984 में एक फ़िज़ाई हादसे में हलाक हो गए। उनकी मौत पर कई कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इंडिया ने मरवाया, कुछ कहते हैं कि रशिया ने अफगानिस्तान का बदला लेने के लिए उन्हें मरवाया, और कुछ ये कहते हैं कि अमेरिका ने उन्हें मरवाया। कौन सी कॉन्स्पिरेसी थेरी है आप कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़ियाउल हक के इस वाक़ये से हमारे लीडर्स को एक बात सीखना चाहिए कि जब हम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अमेरिका या किसी भी सुपर पावर के हाथों इस्तेमाल होते हैं तो वो इस्तेमाल करने के बाद एक टिश्यू पेपर की तरह आपको फेंक देता है। ज़ियाउल हक की कौन सी हिकमत अमली और पॉलिसी आपको अच्छी लगती है, कमेंट्स में बताइए। और आप किस मौजू पर वीडियोस देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए। तारीख और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर अगर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।